Welcome back to the channel. Now we'll discuss accountability of the government. Government की क्या accountability होती है, क्या responsibility होती है, क्या जिम्मेदारी होती है. Abraham Lincoln had said, and that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. कि वो गवर्नमेंट जो लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है, वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए. माने डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन है. दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जरूरत है. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स, कंट्रोल्ड बाय द पीपल एंड रिमूव्ड बाय द पीपल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है कि जो चूज की जाती है लोगों के द्वारा, खुद के ही अंदर से गवर्नमेंट चूज करते हैं, कंट्रोल भी लोगों के द्वारा की जाती है और रिमूव भी लोगों के द्वारा ही होती है. पब्लिक ओपिनियन थ्रू मीडिया एक्ट एज अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. मीडिया के थ्रू लोगों के जो ओपिनियन होते हैं, वो ओपिनियन से पता चलता है कि गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है वो ठीक चल रहा है या नहीं, और अगर ठीक नहीं चल रहा है तो उसको चेक होता है कि ये खराब हो रहा है काम, तो वो सुधार ले. द ओपोजिशन ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस. ओपोजिशन का भी काम गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी होती है उनकी गलतियां निकालना और गलतियां निकाल के सबको बताना होता है, ताकि रूलिंग पार्टी को पता चले अपनी गलतियां. Several methods are adopted to control the government within legislature. लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की काफी ऐसी मेथड्स अडॉप्ट की गई है. द पार्लियामेंट while in session begins with a question hour. पार्लियामेंट का सेशन होता है, क्वेश्चन आवर से शुरू होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है बच्चों, ये आप खास ध्यान से सुनना. द क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एमपी, कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. क्वेश्चन आवर जो है वो सबसे पहले प्रश्न पूछने का टाइम होता है पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले. वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट का काम किस तरह हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते, पूछ सकते हैं. बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड अबाउट इट्स शॉर्टकमिंग्स एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट, दैट इज द एमपीज. राइट. क्वेश्चन पूछ के गवर्नमेंट को ये अलर्ट किया जाता है इसकी शॉर्ट कमिंग्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट की काम में, कोई कमी है, भूल है, क्षति है, कुछ भी है, तो उनको अलर्ट किया जाता है. एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल. लोगों के क्या ओपिनियन है गवर्नमेंट के बारे में, वो भी पता चलेगा गवर्नमेंट को, माने रूलिंग पार्टी को. कैसे पता चलेगा? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट, दैट इज एमपीज. एमपीज जो होते हैं पार्लियामेंट में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों के प्रतिनिधि होते हैं. उनके थ्रू रूलिंग पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन आवर्स के थ्रू पता चलता है कि ये एरिया के लोगों का गवर्नमेंट के प्रति क्या सोचना है. दिस इज हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. इसी तरह पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती. एक और नई बात, अ कॉलिंग अटेंशन मोशन. कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये फ्रेज क्या है चलिए समझते. इज अनदर मेथड टू एलिसिट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम अ मिनिस्टर ऑन अ मैटर ऑफ ग्रेव नेशनल कंसर्न. किसी चीज के बारे में बहुत ही सीरियस मैटर है, मान लो कि किसी गवर्नमेंट फैक्ट्री में आग लग गई या किसी हॉस्पिटल में आग लग गई जहाँ पे काफ़ी पेशेंट की डेथ हो गई, किसी पब्लिक प्लेस पे कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा वाकया हुआ, ऐसा इवेंट हुआ, राइट, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल
एमपी के पास से, मिनिस्टर के पास से एलिसिट करवा सकते हैं। एलिसिट माने टू ड्रॉ आउट, टू गेट और टू गेट द इंफॉर्मेशन, बाहर निकाल। तो उसके लिए मेथड है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन के थ्रू किसी भी मिनिस्टर के पास से किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं ऑपोजिशन के मेंबर्स। एक और पॉइंट है एन एडजोर्नमेंट मोशन। एडजोर्नमेंट मोशन क्या होता है? इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए टूल टू कीप द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ये ऐसी एक टूल के तौर पे यूज कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाए, क्योंकि सारी चीज जो होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है। जब अच्छा काम करते हैं तो गवर्नमेंट अगर उनका श्रेय लेती है तो फिर कुछ काम बिगड़ जाए तो उसके लिए जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ही है। It takes place when a proposal by a member of the house is accepted to discuss some urgent matter of public importance, suspending the normal business of the house. ये कब होता है? जब कोई मेंबर ऑफ द हाउस ने प्रपोजल किया और वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और वो कौन सी प्रपोजल? टू डिस्कस सम अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। लोगों के हित में, लोगों के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए किसी चीज के बारे में इमरजेंसी डिस्कशन करनी है, उसके लिए प्रपोजल किया हो हाउस मेंबर ने, राइट, और वो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया हो, राइट, तब जाके ये एडजोर्नमेंट मोशन बनता है। सस्पेंडिंग द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। हाउस के जो नॉर्मल बिजनेस की माने ये यूजुअल काम जो होता है उस काम को पोज करके एडजोर्नमेंट मोशन चलता है, क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोरोना की बात है तो कई कुछ विस्तार में कोरोना बम फटता है कि अचानक एक दिन में इतने केसेस आ जाते हैं, तो तंत्र जो है वो काफी अलर्ट हो जाता है। तो तब अगर पार्लियामेंट का सेशन हो तो उसमें इसको लेकर कुछ अगर कहना हो तो पार्लियामेंट का नॉर्मल सेशन बंद हो जाता है और ये इमरजेंसी मैटर का डिस्कशन होता है। A no confidence motion is passed by the parliament against the government can cause its fall if it loses confidence on the floor of the house. No confidence motion भी आता है, वो पार्लियामेंट पास करती है रूलिंग पार्टी के खिलाफ। अगर उनका कॉन्फिडेंस जो है फ्लोर टेस्ट वो अगर लूज हो जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है पार्लियामेंट में। अब फ्लोर ऑफ द हाउस में उनका कॉन्फिडेंस कैसे लूज होता है? तो रूलिंग पार्टी के पास कम से कम 51%, मोर देन 50% मेंबर्स होने जरूरी है। अगर कुछ मेंबर्स को पहले उनमें होते हुए अभी लगा कि अब हमें इनके साथ नहीं रहना है, तो वो उनका सपोर्ट अगर खींच लेंगे तो फिर वो फ्लोर टेस्ट करवाना जरूरी है कि भाई आपके पक्ष में कितने लोग हैं, वो आप एक साथ इकट्ठा कीजिए। Thus, the MPs as representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing the parliament. ऐसे अगर देखा जाए तो MPs जो होते हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राइट, उनके तौर पे उनके पास एक सेंट्रल रोल होता है जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पार्लियामेंट को सजेशन भी दे सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं और इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, राइट। तो ये पार्लियामेंट की कामगिरी। नेक्स्ट इज लॉ मेकिंग इन इंडिया। देखते हैं भारत में कैसे कायदे कानून बनते हैं। लीडर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट national movement dreamt of a nation which would be free from the arbitrary use of authority by the government. जो इंडियन गवर्नमेंट नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने ये सपना देखा था कि ऐसा देश बने जिसमें ऑथोरिटी, गवर्नमेंट अपनी पावर का आर्बिट्ररी यूज ना करे। आर्बिट्ररी हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया था कि आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है।
तो किसी रीजन या किसी प्रोसेस को लेकर फॉलो करना नहीं, प्रोसेस के मुताबिक फॉलो करना ऐसा नहीं, बट अपने मन में जैसे आए वैसे वो चीज को फॉलो कर देना, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी यूज। तो वैसा देश हो जिसमें आर्बिट्ररी यूज ऑफ ऑथोरिटी ना हो। Their perceptions of a nation was based on the ideas of equality and justice for its entire people. उनकी ये परसेप्शन, उनकी ये धारणा, उनकी ये मान्यता किसके आधार पे थी कि एक ऐसा नेशन हो जिस नेशन में, ऐसा देश हो जिस देश में समानता और न्याय मिलना सब लोगों के लिए आवश्यक हो, सब लोगों के लिए न्याय और समानता के साथ ही सब लोगों के साथ बर्तन व्यवहार किया जाए, वैसा एक देश हो, ऐसा सिद्धांत के ऊपर उनकी ये परसेप्शन थी, राइट। Thus, after independence, the members of the Constituent Assembly included several provisions in the Constitution that establishes the rule of law, which implies that all laws apply equally to all citizens of the country. इसीलिए इनकी ये मान्यता थी, इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ऐसे कई प्रोविजंस को इंक्लूड किए कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करे। नाउ व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ होता है कि सारे कायदे कानून सभी सिटीजन्स को एक समान लागू होंगे। ऐसा नहीं कि कोई पैसे वाला है उसको कायदे कानून कम लागू हो या उसको सजा कम हो, कोई गरीब हो तो सजा ज्यादा हो। ऐसा भी ना हो कि गरीब हो तो सजा कम हो, पैसे वाला हो तो सजा ज्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। Neither wealthy nor the influential citizens are above the law. कायदे से ऊपर कोई नहीं है, ना ही पैसे वाले और ना ही इन्फ्लुएंस वाले, मतलब सबकी कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां जिसकी सब जगह चलती है, राइट। तो वो कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इवन प्राइम मिनिस्टर भी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, वो भी कोई अगर क्राइम करेंगे, राइट, वो भी अगर करप्शन करेंगे, वो भी अगर कायदे कानून का भंग करेंगे तो उनको भी सजा मिलेगी, राइट। क्या आपको लगता है कि रूल ऑफ लॉ भारत में संपूर्णतः अमल हो रहा है, राइट? आपका आंसर लिखिएगा आप CW में कि भाई कोई गलत काम नहीं करता है, ऐसा क्या इंडिया में हो रहा है? तो आपके जो व्यूज है वो आपको लिखने हैं। With the adoption of the constitution, our representatives in the parliament passed laws for the country, keeping in mind the principle of equality before law. कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे पार्लियामेंट में, उन्होंने कंट्री के लिए लॉज पास किए। उसमें ये ध्यान में रखते हुए लॉ पास किए कि सब कायदे के सामने बराबर है, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, क्योंकि बोल दिया कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी कायदे से ऊपर नहीं है। तो ऐसे कायदे कानून पास किए जिसमें कायदे से बाहर कोई नहीं है। एवरी ईयर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पास सेवरल लॉज एंड रिवाइज द एग्जिस्टिंग वंस। हर साल पार्लियामेंट के मेंबर्स कैसे ऐसे सेवरल लॉज, काफ़ी ऐसे लॉज पास करते हैं, राइट। और कभी कभी एग्जिस्टिंग जो कायदे कानून होते हैं उसमें चेंज करने की भी अगर आवश्यकता हुई तो वो भी करते हैं। आप देख सकते हो ये हमारी पार्लियामेंट है, राइट, जो दिल्ली में स्थित है। लॉ मेकिंग की प्रोसीजर बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है। द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग न्यू लॉज एंड चेंजिंग द एग्जिस्टिंग वंस। अ प्रपोजल टू पास अ न्यू लॉ और चेंज एन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड अ बिल। पार्लियामेंट
के पास एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो है नए लॉ बनाने, और जो करंट लॉ होते उसमें शायद चेंज हो तो चेंज करना, और कुछ भी ठीक नहीं हो तो वो लॉ को रिमूव करने का। और ये जो प्रपोजल करते हैं नए लॉ बनाने की, क्योंकि वो तुरंत लॉ नहीं बन जाता, उसको पहले पास करना पड़ता है, तो ऐसे एज ए बिल, उसको बिल कहते हैं, राइट। नए लॉ बनाने का या चेंज करने का के लिए जो प्रपोजल दिया जाता है उसको बिल कहते हैं, और बिल जब पास हो जाता है तो उसको लॉ कहते हैं। A bill introduced by a minister is called a government bill. जब कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है तो उसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं। While a bill introduced by any private member of the parliament is called a private member bill. कोई मेंबर प्राइवेट मेंबर होता है पार्लियामेंट का, और वो अगर बिल करेगा, वो अगर कोई प्रपोजल रखेगा तो उनको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा। Depending on the subject matter of a bill, it can be of two types. बिल के सब्जेक्ट के आधार पे उनके दो टाइप्स है, अ मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल होता है और एक ऑर्डिनरी बिल होता है। बिल्स दैट डील विद द गवर्नमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड मनी बिल्स। गवर्नमेंट की इनकम या फिर उनके खर्चे माने एक्सपेंडिचर के साथ जुड़ा हुआ बिल हो तो उसको कहते हैं मनी बिल। Other bills that deal with the day-to-day life of people are called ordinary bills. दूसरे बिल्स जो डे टू डे लाइफ के साथ डील करते हैं, लोगों की डे टू डे लाइफ के साथ, वो कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, राइट। किसी को तकलीफ हो रही है जनता को, उस तकलीफ को सुलझाने के लिए अगर कोई बिल पास किया जाता है, दैट इज ऑर्डिनरी बिल। और अगर गवर्नमेंट के लिए इनकम या खर्चे करने की कोई बात है तो दैट इज मनी बिल, राइट। अब हम देखते हैं, हम चैप्टर की अंत की ओर जा रहे हैं, और इसमें आ रहा है हाउ डज एन ऑर्डिनरी बिल बिकम एन एक्ट। कोई बिल होता है, वो कब एक्ट बन जाता है, वो कब कानून बन जाता है, कायदा बन जाता है, तो उसकी प्रोसेस है। फर्स्ट रीडिंग और इंट्रोडक्शन। पहले तो बिल का इंट्रोडक्शन होता है, राइट, पार्लियामेंट में किसी भी एक हाउस में होता है। फिर सेकेंड रीडिंग होता है, पहले इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, उसका डिटेल डिस्कशन होता है, राइट, एमपीज के अमंग। और अगर चेंजेस है तो सूटेबल चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं। थर्ड रीडिंग क्या होता है, उसमें वोटिंग होता है। पहले इंट्रोडक्शन हो गया, डिटेल डिस्कशन हो गया, अब वोटिंग होगा। इट इज ड्राफ्टेड अगेन विथ सूटेबल चेंजेस एंड पुट टू वोट। चेंजेस के बाद, जो चेंजेस ठीक लगे वो चेंजेस करने के बाद वोटिंग होता है कि यस और नो, इस बिल को मेजोरिटी मिलनी चाहिए। वोटिंग के बाद फोर्थ स्टेप ये है कि बिल जो हाउस में पास हुआ था, चाहे राज्यसभा में हुआ हो, तो उसके बाद लोकसभा में जाता है। अगर लोकसभा में हो गया हो तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है। बिल इज सेंट टू द सेकेंड हाउस वेयर इट गोज थ्रू द सेम प्रोसीजर। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होती है, पहले फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन, दूसरे रीडिंग में डिटेल डिस्कशन और तीसरे रीडिंग में वोटिंग होता है, राइट। इस हाउस के पास, अब सेकेंड हाउस के पास भी पावर है कि वो सजेशन के साथ बिल को रिटर्न कर सकते हैं। और अगर कोई डेडलॉक जैसी सिचुएशन अगर हुई तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो दोनों हाउस के जॉइंट सेशन को समन करते, बुलाते हैं, कॉल करते हैं। प्रेसिडेंट्स कंसेंट, अब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है। अगर वो डेडलॉक वाला सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फिर प्रेसिडेंट जो होता है वो बिल को साइन करेंगे, और साइन करने के बाद वो बिल एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो भी बिल वापस कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट को कह सकते हैं, हालांकि दोनों पार्लियामेंट में मेजोरिटी आया है इस बिल को लेकर, फिर भी इस पार्लियामेंट को इस बिल के लिए रिकंसिडरेशन करने के लिए भी कह सकते हैं। इफ पास्ड अगेन एंड रिटर्न टू द प्रेसिडेंट, ही और शी मस्ट साइन इट। एक बार चेंज
किया, रिकंसिडरेशन करने के लिए दिया, उसके बाद वो करके आया, फिर प्रेसिडेंट को साइन करना जरूरी है। हाउ न्यू लॉज आर फॉर्मुलेटेड, नए कायदे कानून कैसे फॉर्मुलेट होते हैं। Legislations are based on the understanding of people's needs and requirements. ये जो कायदे कानून होते हैं वो किसके आधार पे होते हैं? लोगों की जरूरत और रिक्वायरमेंट की समझ के आधार पे होते हैं। उनको समझना पड़ता है, उसके बाद ही कोई कायदा कानून बनता है। लोगों को कोई चीज की जरूरत नहीं, उसको लेकर कोई कायदा कानून बनाए तो इट इज यूजलेस। और लोगों को जिनकी जरूरत है वो चीज को नजरअंदाज किया जाए तो दैट इज ऑल्सो द क्रूअल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो तो करना ही पड़ेगा, नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। Very often different groups of people in society raise the need for a particular law and sensitize the parliament to enact a new law in a particular field or to change an already existing law. जब सोसाइटी के कुछ सेक्शन के लोग या कुछ गिने चुने लोग या ज्यादा लोग या आधे लोग या सभी लोगों को कोई पर्टिकुलर लॉ या पर्टिकुलर चीज की जरूरत होती है तो वो कहेंगे कि इस चीज का कायदा या कानून बनाने की जरूरत काफी ज्यादा है, और वो पार्लियामेंट को काफी संवेदनशीलता से कहते हैं कि इस फील्ड में इस चीज के बारे में आप काम कीजिए कि एक नया लॉ बनाइए, ऐसी जरूरत काफी तख्ता है। या फिर वो कह सकते हैं कि ये जो लॉ है उसमें ये तकलीफ हो रही है लोगों को, तो उस लॉ को चेंज करने की जरूरत है, तो वो भी आप कीजिए। An example is when the parliament enacted the right to information bill 2005 में RTI बिल आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला 15 जून ऑफ 2005 को। दिस एक्ट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 21 जून 2005। सरकार का ऑफिशियली जो मैगजीन होता है गैजेट, उस गैजेट में भी ये आया था 21 जून 2005 में। दिस वाज अचीव्ड आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल बाय द पीपल। तो ये कब हुआ? लोगों को काफी स्ट्रगल करने पड़ी और उसके बाद आरटीआई आया है। आरटीआई आज भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को आप पूछ सकते हैं कि आपका हिसाब क्या है, आप क्या काम कर रहे हो, ये वगैरह एटसेट्रा। बट उसमें देश की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप निकलवा नहीं सकते। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में वो कुछ नहीं बता सकते। चेंजिंग कंट्रोवर्शियल लॉज, अगर कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो लोगों को लगे कि कंट्रोवर्शियल है, तकलीफदायक है, प्रॉब्लमेटिक है, विरोधी है, तो उस लॉ को चेंज करना पड़ता है। A controversial law is a law that the general public finds unacceptable even after the parliament has passed it. पार्लियामेंट के पास करने के बावजूद भी अगर लोगों को लगे कि ये स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कंट्रोवर्शियल लॉ हो जाता है। अब यहां पे हमें ये याद करना है कि पार्लियामेंट कब कोई लॉ पास करती है? जब दोनों हाउस में उनको मेजॉरिटी मिल जाती है। और दोनों हाउस में कौन होते हैं? एमएलएस, एमपीज। वो कौन होते हैं? पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अल्टीमेटली तो पब्लिक ने ही उस लॉ को पास किया है, बट फिर भी जब इंप्लीमेंट होता है तब अगर जनरल पब्लिक को तकलीफ होती है तो वो कंट्रोवर्शियल लॉ बन जाता है। सच अ लॉ अराउजेस, ऐसे जो लॉ होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं? अराउजेस कंट्रोवर्सी एज द पीपल में फील दैट ऑल्दो द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल। वो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों हाउस में कब पास होता है? वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो तभी पास होता है, ठीक है। और वैसे भी हमने देखा कि अगर प्रॉब्लम हो तो राष्ट्रपति भी उस लॉ को चेंज करने की सजेशन दे सकते हैं और करवा भी सकते हैं। तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होते हुए भी अगर लोगों को लग रहा है कि वो जो लॉ है वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बावजूद भी तकलीफदायक है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा।
that is in conformity with the constitution. The idea behind it is unfair and harmful to a particular section of society. कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, कंफर्म तो होता है, बट उनका आइडिया जो है वो अनफेयर है, ठीक नहीं है, और सोसाइटी के कुछ सेक्शंस के लिए ये आइडिया जो है वो हार्मफुल है, राइट? तो ये बात हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या करें? इन द केस ऑफ सच लॉज द पब्लिक कैन ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ध्यान में पब्लिक ये ला सकती है कि ये लॉ हमारे लिए तकलीफदायक है, उनको प्लीज चेंज कीजिए। दे कैन ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज इट। पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर भी ला सकते हैं लोग इनको चेंज करने के लिए। दे कैन डू दिस बाय राइटिंग अबाउट इट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं। टीवी रिपोर्टर्स को, टीवी न्यूज़ चैनल को भी रिपोर्ट करके दे सकते हैं। पब्लिक मीटिंग होल्ड करके चर्चा कर सकते हैं। कंसर्न मिनिस्ट्री को लेटर भेज के भी कह सकते हैं। और फाइनली जुडिशियरी को अप्रोच करके, जिसके पास पावर होता है, लॉ को चेंज करने का पावर जुडिशियरी के पास होता है, तो उनको भी इन्फॉर्म करके, अप्रोच करके ये बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऑन सच बिल्स आर द बिल ऑन द रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइजेशन करने की बात थी, वो एक एग्जाम्पल है। द बिल ऑन रिमूविंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज एंड यूज ऑफ हेलमेट बाय द ड्राइवर्स ऑफ टू व्हीलर्स। एक और है कि भाई रेसिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रीज को रिमूव की जाए, शिफ्ट की जाए, और हेलमेट का यूज टू व्हीलर्स के ड्राइवर के लिए कंपलसरी हो जाए। ऐसे काफी कंट्रोवर्सीज होती है, जो है तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, क्योंकि हेलमेट पहनने की सरकार क्यों सलाह दे रही है? क्योंकि एक्सीडेंट्स जब हो तो उससे बचा जाए, डेथ रेट कम हो एक्सीडेंट की वजह से, राइट? तो सेफ्टी के लिए, लेकिन लोगों को फिर भी तकलीफ हो रही है। लोग कंप्लेन करते थे कि बाइक लेकर जाए, कहीं पे बाइक पार्क करना है तो हेलमेट को बाइक के मिरर में ही पहना के आए या साथ में रखे, अगर मिरर पे रखेंगे चोरी हो जाने का भय, राइट? तो कभी कभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल होने की वजह बावजूद भी, ये कायदा कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बावजूद भी तकलीफ होती है। In each of the above cases, the parliament passed the law and the groups of people who did not like the law. ये दोनों में ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, बट लोगों को ये लॉ पसंद नहीं आया, तो वो लोग बाहर आए, came out and opposed it by adopting various methods like protest, public meetings and campaigns through television channel. पब्लिक मीटिंग, प्रोटेस्ट किया और टेलीविजन चैनल में भी दिया, लोगों ने अपना विरोध किया। दे इवन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया, वहां पे भी PIL दाखिल की। इन सम केसेस दे वर आल्सो सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन दिस लॉज। कुछ किस्सों में ऐसे कायदे कानून में चेंज लाने में वो सफल भी रहे पब्लिक। Thus the citizen play an active role in making the parliament function properly and successfully. इसीलिए सिटीजन्स जो होते हैं वो कोई भी पार्लियामेंट के कोई भी फंक्शन में, राइट, वो प्रॉपरली चले और सक्सेसफुली चले, उसमें वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, राइट? सो दिस इज द एंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई होप you had gone through all the things, right? So please read it thoroughly, and if you find any problem, just get me on the call or message. Thank you. See you in the next chapter.